Let's understand the exam stages. First is the prelims, a screening test with 2 papers. Next is the mains, the most critical written component. Finally, the interview round determines your final merit. तो स्टूडेंट एक चीज़ शुरू में ही क्लियर कर देते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। गलत आंसर पर 1/3 मार्क्स कटते हैं। इसलिए स्मार्ट एलिमिनेशन सीखना, ब्लाइंड गेसिंग करना पूरी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी का कोर है। सिंपल फार्मूला याद रखिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, मेंस में आंसर लिखिए और इंटरव्यू दीजिए। फाइनल मेरिट 2025 मार्क्स से रैंक डिसाइड होती है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमने देखा प्रीलिम्स, मेंस, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 मेरिट के लिए काउंट होता है और सी सेट पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन 33% जो यूपीएससी ने सेट किया है ये हमको लाना पड़ता है। अब माइक्रो लिस्टिंग हम करेंगे सब्जेक्ट की एंशिएंट हिस्ट्री से। याद रखिए, हिस्ट्री को एक ब्लॉक की तरह मत पढ़ो। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर 4 अलग मिनी सब्जेक्ट्स हैं। अलग वेटेज और अलग पढ़ने का तरीका होता है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, प्री हिस्टोरिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें ऑलमोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर, साउथ इंडियन डायनेस्टीज एट्सेट्रा, इसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी ये डिसाइसिव हो जाता है। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की तो ये एक लो मीडियम वेटेज है, लेकिन फैक्ट रिकॉल टाइप होने से इजी मार्क्स मिलते हैं अगर कंडेंस्ड नोट्स से रिवाइज किए तो। रिकमेंडेड सोर्स क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी के क्लास 11th की एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा। मॉडर्न एनसीईआरटीज में ये पोर्शन कंप्रेस हो गया है। ये आपके प्रीलिम्स जीएस1 और मेंस जीएस1 के लिए इंपॉर्टेंट है। मिडाइवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। भक्ति सूफी मूवमेंट अगर आप देखें तो आर्ट कल्चर से भी ओवरलैप करता है, जो मैंने इसमें लिखा है, और ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम और रिलीजियस कल्चरल मूवमेंट ज़्यादा पूछता है, पूरे बैटल हिस्ट्री कम। रिकमेंडेड सोर्सेज ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th मिडाइवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात अगर हम करें, यूरोपियंस का आगमन और कॉलोनियल एक्सपेंशन, 1857 रिवोल्ट, आईएनसी की फाउंडेशन और फेसेस, गांधीयन एरा, एग्जैक्ट ईयर, इवेंट, लीडर्स याद रखना है हमको इसमें। कैबिनेट मिशन, पार्टीशन की एक्ट जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, इंपॉर्टेंस इसका ये है कि हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको यहीं पर इन्वेस्ट करना है। रिकमेंडेड सोर्स क्या है? एनसीईआरटी क्लास 8th आवर पास्ट पार्ट 3 बेसिक्स के लिए, फिर क्लास 12th थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 या स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा डेप्थ के लिए। स्टडी टिप्स मैं आपको बताता हूँ। 1757 से 1947 तक एक सिंगल मास्टर टाइमलाइन बनाइए जिसमें मूवमेंट, एक्ट्स और लीडर्स साथ साथ हों। यूपीएससी सीक्वेंस और लिंकेज टेस्ट करता है, आइसोलेटेड फैक्ट्स कभी नहीं करता। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये एक हिडन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होता है। इसमें आर्किटेक्चर स्टाइल्स, क्लासिकल और फोक म्यूजिक के बारे में बात की जाती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात की जाती है। इंडिविजुअली छोटा वेटेज है, लेकिन कंसिस्टेंटली टेस्टेड और मोस्ट एस्पायरेंट्स ये अवॉइड कर देते हैं। डेडिकेटेड एफर्ट से यहाँ इजी एज मिल सकता है। नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर कॉम्पैक्ट और फोकस्ड है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी को भी यूनिफॉर्म सब्जेक्ट मत समझिएगा। फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन, वर्ल्ड और करंट अफेयर्स ज्योग्राफी सबका अप्रोच अलग है, ये एक ही तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये है हाईएस्ट ज्योग्राफी मार्क्स, मतलब हाईएस्ट ज्योग्राफी मार्क्स यहीं से आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन का मॉनसून मैकेनिज्म ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। ओशनोग्राफी, सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन एट्सेट्रा। सोर्स आप क्या यूज़ करेंगे? एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। स्लोली पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स बाद में करंट अफेयर्स डिस्गाइज में वापस आते रहते हैं। प्रेशर बेल्ट्स, ओशन करंट, विंड सिस्टम खुद डायग्राम बनाकर पढ़िए, स्केचिंग से रिकॉल काफ़ी इंप्रूव होती है। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रिवर सिस्टम, एग्रीकल्चर, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स एट्सेट्रा है। रिकमेंडेड सोर्स मैं ये बोलूँगा क्लास 11th के इंडिया
फिजिकल इन्वायरमेंट और क्लास 12th इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये दो बुक पूरे इंडिया में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा खरीदे जाने वाली सबसे ज़्यादा बुक है। स्टडी टिप ये है, ब्लैंक मैप हमेशा अपने साथ रखिए। रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, मिनरल बेल्ट्स मार्क करते रहिए। यूपीएससी फ्रीक्वेंटली मैप बेस्ड या लोकेशन लिंक्ड क्वेश्चन बनाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन इकोनॉमी और करंट अफेयर से हैविली ओवरलैप करता है, इसलिए फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी के बाद इसको पढ़ना चाहिए। वैसे इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो फैक्चुअल होता है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के लिए नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट रहता है। मैंने कहा ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। कम समय और सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग, कम टाइम में आपको हाई यील्ड के मार्क्स देगा। कॉन्टिनेंट्स के मेजर फिजिकल फीचर्स, स्ट्रेट, कैनाल्स और चोक पॉइंट्स जो न्यूज़ में रहते हैं उनको पूरा कवर करना है। कन्फ्लिक्ट जोन एट्सेट्रा। जब भी कोई कंट्री, स्टेट, रीजन न्यूज़ में आए उसे तुरंत मैप पर लोकेट करिए। हैबिट से ही पोर्शन की स्ट्रॉन्ग बेस बन जाती है। डेडिकेटेड स्टडी टाइम रहेगा तो कम लगेगा आपका समय। करंट अफेयर्स ज्योग्राफी, ये मैंने इसमें डाला है। नेचुरल डिजास्टर और उनके पीछे की फिजिकल ज्योग्राफी, प्लेसेस इन न्यूज़ जहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिजास्टर किसी भी वजह से है, क्लाइमेट चेंज के फिनोमिना है, जीआई टैग्स किसी स्पेसिफिक रीजन से लिंक्ड, इसको आपको कवर करना है। आपके ज्योग्राफी का कोर बेस यहाँ से भी बनता है। पॉलिटी और गवर्नेंस, ये अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो वेटेज स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो इसी सब्जेक्ट को देते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और लर्नेबल सेक्शन है, क्योंकि सोर्स मटेरियल, कॉन्स्टिट्यूशन फाइनाइट और लॉजिकल है, मतलब 18 से 20% वेटेज। रिकमेंडेड सोर्स सब जानते हैं, लक्ष्मीकांत, बार बार पढ़िए। नया बुक स्विच मत कीजिए। बात करते हैं इकोनॉमी की। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आपको रखना है। गवर्नमेंट स्कीम और सब्सिडी जो प्रोग्राम्स जो हैं ये हाईएस्ट रिपीटेड माइक्रो टॉपिक है। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे पे मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है उसको मैंने हटा दिया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करना है, फिर करंट अफेयर्स का लेयर बनाना है। क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर करंट अफेयर पढ़िए। रिसेंट ईयर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने देखा है वो क्वेश्चन स्टैटिक कॉन्सेप्ट को करंट इवेंट के थ्रू टेस्ट करते हैं। सिर्फ नंबर्स रॉट लर्न करना काफ़ी नहीं होगा और काम भी नहीं आएगा। इसके लिए आप एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th के इकोनॉमिक्स और फिर कोई भी एक अपने रिकमेंडेड बुक को आप कवर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अंडर प्रिपेयर्ड और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला एरिया है। इसमें आपका जो यूपीएससी सिलेबस मैंने जो आपके लिए बनाया है, ये मैंने यूपीएससी के सिलेबस पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद ही आपके सामने ये टेक्स्ट तैयार किया है। ये हाई स्कोरिंग है, हाई यील्ड है और ज़्यादातर एस्पायरेंट इसे अंडर प्रिपेयर करते हैं ये सोच करके कि हम इसको करंट अफेयर से कवर कर लेंगे। डेडिकेटेड एफर्ट यहाँ क्राउड से आपको एज प्रोवाइड करा देगा, तो इसको डेडिकेटेडली पढ़िए। इसके लिए रिकमेंडेड सोर्स जो है वो मार्केट में, बाज़ार में कंपाइलेशन है, मतलब लोगों ने किताब बना दी है ये सोच करके कि कुछ ना कुछ यहाँ से तो आ ही जाएगा। बट यस, कुछ बुक्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे शंकर आईएएस बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। यूपीएससी रिपीटेडली आपसे स्पेस मिशन, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछता है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है और वो ये कि आपको डीप टेक्निकल स्टडी की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आ रहे हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, लेकिन साइंस आपका उतना अच्छा नहीं है, ये बात यूपीएससी भी जानती है। तो डीप टेक्निकल स्टडी बिल्कुल नहीं करना है। करंट डेवलपमेंट्स पे फोकस कीजिए। एनसीईआरटी की क्लास 6 to 10th से वोकैबुलरी बिल्ड होती है, जिससे करंट अफेयर समझना आसान हो जाता है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। नेक्स्ट आता है सीसैट। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड रीडिंग एट्सेट्रा होते हैं जो आपको स्क्रीन पे हैं। अब हर साल कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सिर्फ सीसैट ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं क्लियर कर पाते। इसे रियल पेपर की तरह ट्रीट कीजिए।
आफ्टर थॉट नहीं। अगर मैथ रीजनिंग वीक है तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दीजिए, वो ज़्यादा फास्ट और सेफ मार्क्स देते हैं। इसको आप रोज़ 15 से 20 मिनट या आधे घंटे की प्रैक्टिस कीजिए। अब यूपीएससी के पिछले कई सालों के क्वेश्चंस के एनालिसिस को करने के बाद मैंने एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर देखा, और वो था कि इसमें कुछ हाई यील्ड और कुछ लो यील्ड टॉपिक्स होते हैं। प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब होता ये है कि ये है आपका सीक्रेट सॉस। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्कोर बताता है कि एक टॉपिक में दिया गया एफर्ट कितना स्कोर रिटर्न देगा। यही है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स, इसको प्रायोरिटी दीजिए, स्पेशली अगर टाइम कम बचा है। हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लेस इन न्यूज़, नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स एट्सेट्रा, जो आपकी स्क्रीन में है, और ये कंसिस्टेंटली प्रिडिक्टिवली पूछा जाता है। हिडन हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो अंडररेटेड है वो है आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट। कॉम्पैक्ट सिलेबस कंसिस्टेंटली पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में प्योर साइंटिफिक फैक्ट्स, जो अभी हमने यहाँ पर देखा, प्योर साइंस फैक्ट, ऑब्सक्योर एंशिएंट डेट्स, इनमें टाइम इन्वेस्ट करने से पहले कोर सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसको सॉलिड कर लीजिए। टाइम एलोकेशन कैसे करेंगे? जहाँ कम टाइम हो वहाँ हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी दीजिए। बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की जो बात है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिनसे मैं बात करते रहता हूं, और जो PYQ एनालिसिस बनाया है मैंने पिछले 11 साल का, सिर्फ करंट अफेयर्स का मैंने 11 साल का बनाया, उससे मैंने ये देखा कि करंट अफेयर्स आपको, अगर हम इसको बनाएं तो प्योर स्टैटिक जो पार्ट आपका आता है उसमें कोई भी करंट अफेयर नहीं होता। 20% स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड होता है और डायरेक्ट करंट अफेयर्स 20% होता है। स्टूडेंट मिस्टेक करते क्या हैं, वो डायरेक्ट करंट अफेयर ही पढ़ते हैं, मतलब आपने किया क्या, 80% आपने छोड़ दिया। इसके लिए एक रिलायबल सोर्स या एक न्यूज़पेपर ही पढ़िए, सिर्फ एक। 4 पढ़ने से आपका नुकसान होगा। हर वीक PYQ सॉल्व कीजिए उस वीक के टॉपिक से, और CSAT के क्वेश्चन को साथ साथ पढ़िए। अपने मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन को जो आपने बनाया है उसको पढ़िए और इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं होगा। एक सेपरेट नोटबुक बनाइए जहाँ पर आप कनेक्ट कर पाएँ एक करंट इवेंट और उससे रिलेटेड स्टैटिक कॉन्सेप्ट को, इसको समझिए। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ज्योग्राफी में अभी न्यूज़ में स्टेट्स बहुत न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, तो वो स्टेट जो है वो तो ज्योग्राफी का भी पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन का भी पार्ट है। तो आप कैसे उसको लिंक करते हैं, ठीक है। और ये हैबिट मोस्ट इफेक्टिव वे है यूपीएससी के चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये आपके सामने मैंने वो सीक्रेट ओपन कर दिया जो आप 1 साल के बाद समझ पाते। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ टॉपिक हैं जो माइक्रो टॉपिक्स हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम 2019, 20, 21, 22, 23, 24 कंटिन्यूसली पूछा जाता है। प्लेसेस इन न्यूज़, नेशनल पार्क एट्सेट्रा आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली पूछा जाता है ये सब। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स जो ग्लोबल रैंकिंग की होती है 2019 से हर साल बढ़ता ट्रेंड पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, उनके फंक्शन, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और 2017, 2020, 2022, 23 और उसके आगे भी पूछे गए हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और वो है इलस्ट्रेटिव PYQ पैटर्न टॉपिक लेवल। इसको बोलते हैं थीम्स। ये आपने सुना होगा। यूपीएससी क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता, थीम्स रिपीट करता है, और ये वो थीम्स हैं। These topic patterns are provided to help you focus your revision on high yield areas. 2024 में places in news, a question linking a river or region mentioned in current affairs. जैसे कोई भी रिवर अगर न्यूज़ में है तो उसके आसपास के जितने पैरामीटर वाले क्वेश्चन हैं आपको कवर करने हैं। अगर कोई स्कीम है तो उसके बारे में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाई गई वो स्कीम, और उसके टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है, बस। और कभी कभी इसमें नोडल एजेंसी पूछ ली जाती है। तो गवर्नमेंट स्कीम अगर 200 है तो 200 में सिर्फ 3-3 इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है।
क्या क्या? ऑब्जेक्टिव, क्यों बनाया गया स्कीम, टारगेट बेनिफिशियरी, किसके लिए बनाया गया, और इसकी नोडल एजेंसी कौन है, रामसर साइट्स एंड वेटलैंड कंजर्वेशन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते रहते हैं, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट और फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछते हैं। इसमें यूपीएससी अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में upsc.gov.in पर पब्लिश करता रहता है। एग्जैक्ट वर्डिंग के लिए वही ऑथेंटिक सोर्स यूज कीजिए। यहाँ पैटर्न लेवल एनालिसिस दिया गया है रिवीजन के लिए, जो मैं आपको दिखाया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और, जैसे मैंने आपको बताया स्पीसीज कंजर्वेशन फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये थीम्स हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस नहीं है। इस थीम पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी, फिर से बोल रहा हूँ गोल्डन वर्ड्स, यूपीएससी थीम्स को रिपीट करता रहता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, थीम्स रिपीट होते रहते हैं। अब मेन सिलेबस को देखिए। मेन सिलेबस में 9 पेपर होते हैं, इसमें 2 क्वालिफाइंग होते हैं, सिर्फ पास करना है, और 7 पेपर मेरिट में काउंट होते हैं। अब इसमें आपके लैंग्वेज का टेस्ट होता है, GS1 आपके सामने है पूरा डिटेल इसका, GS2, GS3, GS4, और ध्यान दीजिए इसमें जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो केस स्टडी जो अप्लाइड एथिक्स सिनेरियो होता है, इसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए, ये हाईएस्ट मार्क्स का वेटेज है। ऑप्शनल पेपर जो है ये आप जानते हैं कि आपको एक ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट चूज़ करना है, एक लिस्ट होती है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है जिसमें 250 मार्क्स होते हैं, टोटल 500। ये लार्जेस्ट सिंगल कंपोनेंट है यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन का, और ये लगभग 29% मेंस स्कोर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रैंक का। इसमें भी मैंने कुछ निकाला है हाई और लो यील्ड एरियाज, तो अगर आप देखेंगे तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और इसमें देख लीजिए इसको। इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा समय इन्वेस्ट किया है आप लोगों को बताने के लिए। अब ये अगर आप देखें तो ये मेंस के PYQ का ट्रेंड एनालिसिस है। आप देख सकते हैं ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड सोशल इशू ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन सम फॉर्म, किसी न किसी फॉर्म में आता रहता है। फ्रीडम स्ट्रगल ये पिछले 2-3 साल से रिकरिंग आ रहा है। जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप फ्रीक्वेंट रिकरिंग थीम है। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो GS3 में है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में फार्मर इश्यूज हर साल आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी जैसे नक्सलिज्म, बॉर्डर, साइबर सिक्योरिटी हर साल किसी न किसी कॉम्बिनेशन में आते हैं। केस स्टडी ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एथिकल डिलेमा हर साल आते हैं मल्टीपल केस स्टडीज से। गवर्नेंस, सोसाइटी, डेवलपमेंट लिंक, फिलोसफिकल थीम्स, हर साल नया एंगल, सेम बेस थीम रहता है। ये चीज़ याद रखिए स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट ने ये समझ लिया कि यूपीएससी बिहाइंड द स्क्रीन थीम पर काम करता है, वो स्टूडेंट लगभग अपने 40% सक्सेस होने का गारंटी खुद ही लिख देता है। मेंस PYQ ट्रेंड एनालिसिस और PYQ जो हमने प्रीलिम्स का किया था, इसको ध्यान से सुनिए। जैसा प्रीलिम्स है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीटिशन इज रेयर इन मेंस एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज डिस्क्रिप्टिव नेचर, लेकिन थीम्स रिकर करते हैं, रेगुलरली आते हैं, रेगुलरली ऑफन विद डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। मतलब ये कि थीम्स को थोड़ा सा चेंज करके वही इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है जिसको आपको लिखना होता है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स हेल्प करते हैं। ऐसे पेपर की बात करें तो ये 250 मार्क्स का होता है। इसमें 2 ऐसे आपको ज़रूर लिखने हैं, 2 सेक्शन से। ये फिलोसफिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक कुछ भी हो सकता है। कभी आपसे ये पूछ लेंगे कि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से हमारे घर के जो सोशल फैब्रिक है इस पर असर पड़ रहा है। अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इज एक्सपेक्टेड, मतलब ये आपके अवेयरनेस के बारे में, ये आपकी जानकारी के बारे में, आपके इंटेलेक्ट का टेस्ट होता है। टॉपर्स प्लेबुक ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था। The subjects from the main syllabus that also form the core of UPSC prelims। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक शार्प एज नहीं है यहाँ पर जो मेंस और प्रीलिम्स को अलग अलग कर दे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके प्री में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी पूछे जाएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन
कंस्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और बजटिंग, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट इवेंट्स, ग्रुपिंग एंड बॉडीज। तो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट बनाते जाएंगे, जिसके ऊपर मैं एक और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या अप्रोच सही होता है मॉक टेस्ट देने का, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके इंटेलेक्ट का टेस्ट तो हो चुका, आपने मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन जो इंटरव्यू पैनल है वो देखना चाहता है कि जो आप बोलते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट करते हैं। मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कितनी है, थॉट्स की क्लैरिटी कितनी है, बैलेंस है कि नहीं आपके जजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ओवरऑल क्या आप सिविल सर्विसेज के लिए सुटेबल हैं या नहीं हैं। आपको एक बड़ा एरिया दिया जा रहा है, वेदर यू आर सुटेबल फॉर दैट रैंक और नॉट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है होम स्टेट, करंट इश्यूज रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, एजुकेशनल बैकग्राउंड, हॉबीज एट्सेट्रा। तो ये वहाँ पर आउट ऑफ द थिन एयर, मतलब आप खुद ही इसको निकाल लेंगे।